चलो ठीक है यार, करें शुरू। कल क्या क्या हुआ था, फॉर्मूला याद है सबको? कल यील्ड ऑफ ट्यूबवेल किया था आपने, यील्ड ऑफ ट्यूबवेल। थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ ट्यूबवेल के बारे में, फॉर्मूले बताना क्योंकि यूज़ होंगे आज सारे। यील्ड ऑफ ट्यूबवेल, सबसे पहले कौन सी की थी? डुपिट थ्योरी, डुपिट थ्योरी फॉर अनकन्फाइंड, या ऐसा करते हैं टॉपिक डालते हैं अनकन्फाइंड पहले। फॉर कन्फाइंड एक्विफर, सबसे पहले अनकन्फाइंड के लिए डुपिट क्या कहता है? डुपिट की अजम्पशन तो याद होगी थी। फॉर्मूला बताओ, डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या निकला था? पाई के इंटू एच स्क्वेयर माइनस में एच नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाय में 2.303 लोग, यहाँ आ जाएगा आर डिवाइड बाय में आर डब्ल्यू, ये आपको बताया था, है ना। अब आ गया था थीम्स। थीम्स ने क्या किया? ड्रॉबैक जो इसका था, ड्रॉबैक था आर को ख़त्म कर दिया था। जब आर को ख़त्म कर दोगे तो उसमें थीम्स में मैंने बताया था दो ऑब्जर्वेशन वेल लेते हैं, एक R1 डिस्टेंस पे, एक R2 डिस्टेंस पे, याद है? अगर R1 R2 के बीच में लेंगे तो क्या बन जाएगा? दिस इज पाई के। अब यहाँ से बनेगा अपना, कहाँ से कहाँ तक था? H1 से H2, तो H2 पहले आ जाएगा। सो H2 का स्क्वायर माइनस में H1 का स्क्वायर डिवाइड बाय में 2.303 लॉग ऑफ R2 बाय में R1। ये आपको सारी कहानी बता दी थी, ठीक है। ये डुपिट के हो गए। अब वो जो कन्फाइंड में डुपिट, अब कन्फाइंड में डुपिट क्या कहता है? अब यहाँ पे क्या था, जब कन्फाइंड आ गया तो एक लेयर आ गई थी इम्परमेबल लेयर, जो डी डेप्थ पे थी। तो मतलब जहाँ पे जो h²/2 करे थे वहाँ पे d लिख दिया था हमने, याद है? तो डिस्चार्ज का फॉर्मूला डुपिट के अकॉर्डिंग 2 पाई के डी इंटू में यहाँ बचेगा h माइनस में h0। ये h0 छोटा आएगा भाई, घर जाके पढ़ लिया था ना। h माइनस में h0 डिवाइड बाय में 2.303 लोग, यहाँ पे आ जाएगा अपना r बाय में RW। ये सारी कहानी बता दी थी। उसके बाद आया थीम्स। अब थीम ने क्या किया? r को रिमूव किया। जब r को रिमूव करोगे क्या बचेगा? 2 पाई के डी। जब r को रिमूव किया तो क्या आ गया? H1 H2। यहाँ पे क्या आ जाएगा? दिस इज H2 माइनस में H1 डिवाइड बाय में 2.303 लोग, यहाँ पे क्या बचेगा? दिस इज R2 बाय में R1। कहीं मर्जी दे दे लिमिट। ये सारे फॉर्मूले ऐसे रिवाइज करवा दिया ताकि भी ऐसे ही याद करने हैं सोच के, ठीक है। कैसे था, उसने क्या किया था, उसने क्या किया था, तो एक बार लिख के देख लो, याद हो जाएंगे सारे। ठीक है, चलो। अच्छा, और क्या करवाया था? बस यही करवाया था लास्ट, है ना। हाँ, वो तो अंडरस्टैंडिंग से बात है। H माइनस H1 करोगे तो S1 आ जाएगा, वो सब है। अब अभी तक की हमने कहानी पढ़ी, डुपिट ने कुछ अजम्पशन ले ली थी, और अजम्पशन में क्या किया था उसने? जो फ्लो हो रहा था वो रेडियल हो रहा था, ठीक है। वो दिखाया था ना आपको, फ्लो रेडियली और हॉरिजॉन्टली दिखा दिया था आपको, वो फ्लो कर रहा था। अब एक स्पेशल केस ले रहे हैं जहाँ पे जो है कन्फाइंड एक्वीफर के लिए, इसमें क्या किया उसने? बोला जो फ्लो का सरफेस है वहाँ पे सिलिंड्रिकल मान रहे थे ना हम, जो फ्लो का सरफेस है वो है हेमिस्फेरिकल, मतलब, और हेमिस्फेरिकल मतलब जो आपका वेल का बॉटम है वो टॉप ऑफ द कन्फाइनिंग लेयर पे है। जो वेल का बॉटम है टॉप ऑफ द कन्फाइनिंग लेयर पे है, उसका जो सरफेस बन रहा है वो हेमिस्फेरिकल बन रहा है। तो आपको पहले बता दिया। तो उस केस में क्या हुआ? हेमिस्फेरिकल मतलब स्फेरिकली बोल सकते हैं उसको, स्फेरिकली लाई कर रहा है। अगर स्फेरिकली लाई करेगा तो डिस्चार्ज में क्या चेंज आएगा, वो एक स्पेशल केस बन जाता है, उसको डिस्कस करेंगे आज।
लिख लिया तुमने? लिखने की जरूरत तो है? हाँ लिखो, शाबाश। घर पे थोड़ा सा लिखा था। चलो करें स्टार्ट। चलो नेक्स्ट डालो स्पेशल केस। स्पेशल केस फर्स्ट अब आपको डिस्कस करना है इसके अंदर, वो बता रहा हूँ आपको। लिखो इसमें फर्स्ट केस क्या है। इफ द बॉटम ऑफ वेल, if the bottom of well penetrates up to the top surface of confining medium, then the discharge obtained essentially spherical, ये ऑब्जेक्टिव है, spherical instead of रेडियल। इससे ऑब्जेक्टिव बनेगा एक, मतलब जो फॉर्मेशन आएगी डिस्चार्ज का जो वैल्यू आएगी उससे ऑब्जेक्टिव बनेगा। नेक्स्ट स्फेरिकल डिस्चार्ज इज 20 to 30 times less than radial discharge। कहानी देखते हैं इसकी कैसे लाई करता है। ये वैल्यूज पुट करनी है अपन ने बस। कन्फाइंड का ये तो कहाँ लिखे? कन्फाइनिंग मीडियम लिख दिया है, ठीक है। बनाओ डायग्राम, शुरू करें। चलो नेक्स्ट पेज नोट कर लिया तुमने? चलो नोट कर लिया तुमने, बनाओ भाई। दिस इज दी वेल, शुरू हो जाओ डायग्राम। This is the confining medium। ये बीच में से चलो मैं कर देता हूँ उसको। This is confining medium। वाटर टेबल लीजिए हमने ब्लू कलर से, स्ट्रेट लाइन। This is the blue color। इस पे बनाना है हमें फ्री सरफेस, इसका ड्रॉ डाउन दिखाना है। टॉप ऑफ द कन्फाइनिंग लेयर, दिस इज द टॉप ऑफ कन्फाइनिंग लेयर। नेक्स्ट इसका जो सरफेस है, इसका सरफेस दिखाना है। अब ये बना दिया अपन ने। नीचे एक लेयर है इम्परमेबल लेयर की, जो वाइट कलर से दिखाते हैं। ये बन गई सारी। और चलो ये ठीक है। दिस इज द रेडियस ऑफ वेल RW, एंड जो इसकी शेप बनेगी वो बना रहा हूँ ब्लू कलर से। स्फेरिकल दिखानी है। ये शेप बनेगी, ठीक है। और जो पानी होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे है क्या प्रेजेंट? वैसे ये है क्या सारा? अर्थ सरफेस है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगी? सोइल प्रेजेंट होगी। वो दिखा नहीं रहा हूँ। ये पानी ना सोच लेना, खाली पानी है। हाँ, इसमें से कभी कभी सर पानी था तो ये अर्थ सरफेस है। अब एक्चुअली आपको थोड़ा सा डिफाइन करूँ। मान लो
ऊपर सैंड थी, सैंड होगी, मतलब मान लिया ऊपर सैंड होगी, बीच में कोई लेयर होगी सॉइल की, अलग लेयर, अलग अलग मतलब अलग एक्वीफर, एक्वीफर मतलब क्ले, क्ले मान लो या कुछ भी मान लो, अलग अलग लेयर होगी जिसकी परमेबिलिटी बहुत लेस है, उसकी परमेबिलिटी ज़्यादा है और इसकी परमेबिलिटी लेस है, जिसमें से सारा सीप हो गया पानी इकट्ठा हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे इतना पानी बढ़ता जा रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है, तभी इसका प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो यहाँ पे जो पानी का प्रेशर होता है वो होता है खुद के कारण, जो ग्रेविटी के कारण होता है। यहाँ पे जो प्रेशर होता है वो मोर देन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। यहाँ पे होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, पानी खुद का प्रेशर, यहाँ पे सारा पानी का प्रेशर हो गया, बात समझ गए। तो यहाँ पे जितना भी पानी था, तो ये क्या कैसी शेप बना रहा है, ये स्फेरिकल शेप बना रहा है, मतलब राउंडेडली लग रहा है, मान लिया स्फेरिकली लाई कर रहा हूँ, लगता कुछ भी नहीं है ऐसा, ये एज्यूम्पशन होती है। अभी अगर स्फेरिकल लगता होता तो फॉर्मूला चेंज हो जाता, वो फॉर्मूला क्या लगेगा वो सारी कहानी बतानी, ठीक है। दूसरा बता दिया, अगर स्फेरिकली लगेगा तो डिस्चार्ज में डिस्चार्ज 20 से 30 टाइम्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वो कैसे होगा वो देख लेते हैं एक बार, मतलब करके नहीं दिखाएगा वो, जस्ट बता देगा डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वो पूछ लेगा स्पेशल केस बना के, आपको बोल देगा अगर ये स्फेरिकली होता तब डिस्चार्ज की वैल्यू कितनी होती, आपको तो एक ही फॉर्मूला याद है। ये सरफेस कौन सा है, अनकॉन्फाइंड है, ओ सॉरी कॉन्फाइंड है। कॉन्फाइंड के अंदर कौन सी थ्योरी लगाई थी अपन ने, डुपिट थ्योरी लगा लो, क्योंकि यहाँ पे हाँ रेडियली आएगा, तो अब स्फेरिकल शेप में आएगा, बस ये फर्क है। वो पहले में सब में रेडियली मान लिया था, डुपिट ने पहले असम्पशन ले ली भैया रेडियली लाई करेगा, मतलब रेडियली लाई करेगा तो जो शेप बन रही थी वो स्फेरिकल शेप, वो सिलेंड्रिकल शेप दिखाई हुई थी आपको, तो वो सिलेंड्रिकल लाई कर रहा था, तो वो सब उसमें जो फ्लो कर रहा था। और इस टाइम अगर मैं इसको सिलेंड्रिकल मान लूँ, सॉरी स्फेरिकल मान लूँ, तब क्या डिस्चार्ज में फर्क पड़ेगा, वो सारी कहानी है। अच्छा, अब यहाँ पे कोई ऑब्जर्वेशन वैल्यू तो दिए नहीं मैंने, तो कौन सी थ्योरी लगेगी, डुपिट लगेगी किसमें, कॉन्फाइंड में। अब डुपिट लगेगी कॉन्फाइंड में, वैल्यू बताओ, डुपिट लगेगी कॉन्फाइंड में, बताओ फॉर्मूला बोलो कॉन्फाइंड में। टू पहले डिस्चार्ज पिछले के अकॉर्डिंग क्या था, 2 पाई के डी इंटू में एच, यहाँ पे आएगा अपना बड़ा एच, माइनस में एच नोट, इस डिवाइड बाय में 2.303 लोग मतलब यहाँ पे आ जाएगा आर डिवाइड बाय में आर डब्ल्यू। ये कहानी मैंने आपको बताई थी, ये पिछले जो अपन ने वो किया है उसकी वजह से, ठीक है। अब कहता अब डिस्चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा, अब कैसे निकालेंगे डिस्चार्ज। अच्छा, अब बेसिक तरीका लें, डिस्चार्ज किसके इक्वल होता है, एरिया इंटू में वेलोसिटी। अच्छा, अब एरिया क्या हो जाएगा, अब एरिया क्या हो जाएगा अगर स्फेरिकल है तो, अब स्फीयर का सरफेस एरिया बताओ, स्फीयर का सरफेस एरिया, स्फीयर का सरफेस का एरिया, चलो एरिया होता है सरफेस एरिया 2 पाई इंटू में आर का स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सरफेस एरिया ये किसका होगा, आर डब्ल्यू का। वी किसके इक्वल होगा, के इंटू में आई, ठीक है। वी इक्वल टू के इंटू आई, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 पाई आर डब्ल्यू का स्क्वायर इंटू में के क्या लिखवाया था, के का के आएगा इंटू में आई की वैल्यू बताओ। अच्छा, वापस आना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा। अच्छा, डो डाउन कितना हुआ, दिस इज मान लो एस नोट है, दिस इज एस नोट, दिस इज एस नोट, दिस इज, इसका तो रोल ही खत्म हो गया, चलो एच नोट लिख लो, कोई बात नहीं। अब बताओ, अब रेडियस अब क्या आएगा यहाँ पे, अब जो अपने पार्टिकल्स हैं जो लग रहे हैं वो कितने सरफेस को करेंगे, जितना उसका रेडियस है, बात समझ गए कैसे, पक्की बात है। उसका सरफेस एरिया से कर दिया अपन ने के इंटू में आई क्या होता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, हाइड्रोलिक लॉस डिवाइड बाय में जो जितने इन्फ्लुएंस में उसका वो लग रहा है। अब अपने को इन्फ्लुएंस बताना है सिर्फ और सिर्फ क्या, स्फेरिकल इन्फ्लुएंस है, मतलब इसी एरिया में इन्फ्लुएंस दिखाना है। तो इसमें अगर इन्फ्लुएंस दिखाओगे तो क्या आएगा, उसमें एल की वैल्यू क्या आएगी, एच एल बाई एल है ना। एच एल की वैल्यू कितनी हुई, एच एल की वैल्यू कितनी होगी, एस नोट। अच्छा, एल की वैल्यू कितनी होगी, आर डब्ल्यू, समझ गए बात। तो आर डब्ल्यू आ जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू, सो के इंटू में एस नोट डिवाइड बाय में
एक आर डब्ल्यू से एक आर वैल्यू कितने आ गई 2 पाई आर डब्ल्यू इंटू में के इंटू में एस नोट, ये न्यूमेरिकल बन जाएगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। ये लिख लो डिस्चार्ज फॉर स्फेरिकल, नोट करो। अच्छा इसकी ज्योमेट्री क्या बनी, स्फेरिकल है बट शेप कैसी है इसकी, हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर का है ये सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। हो गया। तो ये क्या हुआ, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये याद करना आपको। चले आगे नेक्स्ट। अब एक पॉइंट और लिख लो इसमें नीचे ही नोट डाल के पॉइंट लिख लो, क्यू एस इक्वल टू 1/20 टू 1/30 टाइम्स ऑफ क्या है, क्या हो चलो नेक्स्ट स्पेशल केस 2 लिख लिया। स्पेशल केस 2 पे आ जाओ। अब नेक्स्ट केस क्या था, कहता है एक ऐसा भी हो सकता है जैसे आपने अपने घर पे ट्यूबवेल लगवाया हुआ है, पड़ोसी भी लगवा ले और पड़ोसी भी लगा ले, ऐसा भी तो होता होगा ना, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है डिस्चार्ज पे, तो डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बट टोटल डिस्चार्ज बढ़ जाएगा, तो टोटल मतलब जो जब डिस्चार्ज मीडियम का जो डिस्चार्ज होगा वो बढ़ जाएगा, पर इंडिविजुअल का डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये सवाल आते हैं ऐसे कैसे नोट कर लेते हैं। चलो सेकंड नोट करो, इफ 2 wells आर पंपिंग, if 2 wells are pumping water from same medium and all are situated near to each other, such that their drawdown interfere with the radius of influence। लिखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, in such a case discharge of individual well
become reduced, individual well become reduced, but the total discharge of medium is increased. लिख लो उसको, ये सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं। ठीक है, चलो इसका एक डायग्राम बना लो, इसके वैल्यू लिख देंगे डायरेक्ट। 2 वेल बनाने हैं। कौन सा मीडियम है? बनाओ, ये डायग्राम बनाओ। ना यूज यार, एक बात है, एग्जिस्ट नहीं है भाई। अगर ये सरफेस ये होता तो एक कहानी है, मतलब अगर ये सरफेस स्फेरिकल होता तो रेडियल कौन सा, रेडियल थोड़ी होता है वो, रेडियल तो मान लिया ना हमने, तो रेडियल भी नहीं होता तो वो यूज कर लेते हैं। अगर बोल देगा अब उसने सवाल बनाना है, रेडियल को तो सर वैसे ही मतलब अगर फ्लो होगा मीडियम में से, हाँ, तो उसके जो परपेंडिकुलर लगेगी, उसके तो रेडियल ही आएगा। तो वैसे तो जनरल केस यही होता है भाई, जो वेलोसिटी होती है वो परपेंडिकुलर होती है सरफेस के, तो वो होता ही है, तो तभी रेडियल मान लेते हैं। तो स्फेरिकल क्या है, वो एक शेप, एक वो बना के दे दिया भाई, अगर मैं इसको स्फेरिकल कर दूं तो क्या करोगे, बात समझ गए? स्फेरिकल कर दिया तो सर्फेस एरिया चेंज कर देंगे, बात खत्म, इतनी सी बात है। तो सर्फेस एरिया क्या हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा, ऐसे तो लॉसेस भी होते हैं इतने, वो सारे कंसीडर करने पड़ेंगे, तो हर चीज़ तो नहीं कर सकते ना। अभी लॉसेस का भी कंसीडर कर लेंगे, अभी आएंगे वो भी। वाटर लेवल, सेम वाटर टेबल, ये बहुत पास पास है, ठीक है, तो कैसे जाएगा ये, मतलब सही, थोड़ा सा इधर वो गैप होता तो एग्जैक्ट बन जाता। चलो कोई नहीं, इसको भी कहाँ से मिलाएं, चलो वाटर का लेवल ड्रॉ डाउन दिखा दिया। अच्छा, अब दिखाना है मुझे कंबाइंड, ये दोनों का अलग ड्रॉ डाउन दिखाती है जो इंटरफेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। दिखाना है कौन सा कलर लूँ, येलो, इन दोनों को कंबाइंड दिखा देते हैं। ये कंबाइंड दिखा दिया। अरे थोड़ा नीचे कर लेना इसको, ठीक है, लेवल इसका थोड़ा सा नीचे कर लो, बस इन दोनों को कंबाइंड दिखा दिया आपको। ये लो, इसको मिटा देते हैं, लो बनाओ इसको।
क्या चीज़? हाँ बराबर होगा, बना लो उसको, कमांड लिख लेना आप इसको, और अच्छे से बनाऊं, एक मिनट रुको, इसको कमांड लिख लेना बस। ये लो, ये दोनों बराबर कर दूं फिर सही बन जाएगा। ये सेम लेवल पे, ठीक है, सेम लेवल पे तो ऐसे बना लो अब, ठीक है, हाँ बना लो इसको। जस्ट आपको ये बता दिया भाई, जब हम कैलकुलेट करते हैं दोनों का इकट्ठा तो एक कंबाइन आता है, एक ही आता है। अगर मैं अलग अलग काउंट करता हूँ तो दोनों इंटरफेयर करते हैं। अगर अकेले अकेले करता हूँ तो उसका डिस्चार्ज अकेले अकेले का इंडिविजुअली कम हो जाता है। अगर मैं टोटल डिस्चार्ज की बात करूँ, वो टोटल डिस्चार्ज क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। ये सारी कहानी लिख लो उसको। ठीक है, देखो अब इसके लिए जो फॉर्मूलाज हैं, कुछ फॉर्मूला चेंज हुआ है, वो डायरेक्ट बता रहा हूँ, उसको प्रूव नहीं करके दिखा रहे, सीधा सीधा डायरेक्ट आपको वो याद करना है। देखो लिख लिया। अच्छा, इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा? अगर मैं बोलूँ Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू टोटल इक्वल टू डिस्चार्ज, क्या आएगा? डिस्चार्ज क्या आएगा? Q1 Q2 अगर सेम है, अगर पहले वाला केस ले लेते हैं जो हम थ्योरी से पढ़ चुके हैं। कौन सी थ्योरी से? अब ये कौन सा है? ये कॉन्फाइंड बनाया हुआ है। कॉन्फाइंड के केस में बताओ वैल्यू क्या होगी? 2 पाई के डी इंटू में h माइनस में h नोट डिवाइड बाय में 2.303 log r डिवाइड बाय में rw, ये फॉर्मूला बनता। ठीक है, अब कहता यही वैल्यू क्या होगा? अरे दो कहाँ से भाई? इसमें मैंने ये तो नहीं कहा थीम। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन वेल है क्या? कोई ऑब्जर्वेशन वेल है क्या इसमें? कहीं लगाया मैंने आपको यहाँ पे कहीं कहा भी ये, अब मैंने आर का यूज़ किया है, डुपिट है। और क्योंकि अगर ये बोलता इसके रिस्पेक्ट में दो ऑब्जर्वेशन वेल ले लिए, एक वेल के रिस्पेक्ट में, दूसरे के रिस्पेक्ट में दो ऑब्जर्वेशन वेल ले लिए, तब लगा सकते थे थीम, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट अब Q1 डैश इक्वल टू Q2 डैश इक्वल टू QT डैश, किसके इक्वल आएगा? QT डैश मतलब इन दोनों को टोटल। ये QT भी ना लिखो यहाँ पे बेशक, Q1 Q2 ये लो, ये वैल्यू बताओ। इसकी डायरेक्ट वैल्यू है, इसका फॉर्मूला लिख लो। इसका फॉर्मूला है मेरा 2 पाई के डी h माइनस में h नोट 2.303 log r का स्क्वायर डिवाइड बाय में rw गुना में b। ये लिख लो, ये फॉर्मूला है। स्क्वायर कर दिया क्या सर? ये फॉर्मूला बन जाता है जब Q1 डैश और Q2 डैश की वैल्यू आती है। सेम फॉर्मूला ये, बस इसमें ये चेंज आ जाएगा rw इंटू b। b मतलब दोनों की डिस्टेंस है। ये लिख लो फॉर्मूला। ये जो नया डिस्चार्ज आ गया, नया मतलब जब कंबाइंड डिस्चार्ज लेते हैं, ये इंडिविजुअल का, ये भी इंडिविजुअल का Q1 Q2 का, ये तो अपन निकाल चुके हैं। अब ये बता दिया भी दोनों का डिस्चार्ज एक कंबाइंड ले लिया, उसको बोल दिया Q1 डैश और Q2 डैश दोनों इक्वल हैं। Q1 डैश या बोल लो या Q2 डैश बोल लो, उसका फॉर्मूला क्या होगा जब इसको कंबाइन कर देंगे? तो जब दोनों का इकट्ठा निकालोगे तो ये बात है। अच्छा, अब टोटल डिस्चार्ज जो मैंने आपको बात कही थी, तो यहाँ पे टोटल डिस्चार्ज क्या होगा? टोटल डिस्चार्ज Q2 डैश होगा। Q2 डैश किसके इक्वल? Q1 डैश प्लस में Q2 डैश के इक्वल होगा टोटल डिस्चार्ज इसका। मैंने आपको बोला जो टोटल डिस्चार्ज है मीडियम का, वो ज्यादा हो जाएगा किससे? ये सेकंड वाला भी इंडिविजुअल का डिस्चार्ज है क्या? ये इफेक्ट के बाद? हाँ, इंडिविजुअल का डिस्चार्ज है। अब बताया दोनों सेम होंगे, तभी मैंने आपको दोनों सेम बता दिए। अब वैल्यू किसकी है? Q2 डैश की वैल्यू आई। मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था? जो Q2 डैश है किससे ज्यादा होगा? वो किससे ज्यादा हो जाएगा?
क्यू टी से ज़्यादा हो जाएगा। अब ठीक है, क्यू टी वहाँ से आया, उन दोनों का टोटल। तो कहने का मतलब है जो मीडियम का डिस्चार्ज जो चेंज हो गया वो बढ़ गया, वो क्यू टी डैश हो गया, जो पहले था उससे बढ़ गया, मतलब मीडियम का डिस्चार्ज बढ़ गया अपना। बात खत्म, समझ गए बात। और दूसरी बात बताया इंडिविजुअल का कम हो गया था। अच्छा, इंडिविजुअल का Q1 इक्वल टू Q2, दिस इज इंडिविजुअल, ये क्या हो जाएगा, कम किससे हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू Q1 डैश इक्वल टू Q2 डैश, ये दो इक्वेशन मिलेगी। इसमें तो कुछ भी पूछ लेगा। बी विड्थ है दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, आर डब्ल्यू इंटू बी, आर डब्ल्यू इंटू बी। राहुल समझ आ गया? हो गया, चलो। देखो, आप सिंपल वे में समझो, ये वेल था, इसका डिस्चार्ज Q1, ये वेल है, इसका डिस्चार्ज Q2, दोनों सेम लेवल पे हैं, सेम इनका डिस्चार्ज है, इसका भी डिस्चार्ज सेम, इसका भी डिस्चार्ज सेम। कितना होता है वो डुपिट कॉन्फाइंड से बताया हुआ है, कितना। अब वैल्यू किसकी आ गई आपकी, अब वैल्यू आ गई आपकी डुपिट से Q1 Q2 की वैल्यू आ गई, बात खत्म। अच्छा, उसका टोटल डिस्चार्ज मैं कह रहा हूँ कंबाइन कर रखे हैं, तो टोटल डिस्टेंस किसके इक्वल होगा। सो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ Q2 इक्वल टू Q1 प्लस में Q2, ठीक है, एक कहानी को समझ होगी। अब मैंने ऐसे कहा जब हम वैल्यू निकालते हैं ना तो ये कंबाइंड हो जाते हैं, तो इन दोनों का एक कंबाइंड डिस्चार्ज भी आता है। जब कंबाइंड डिस्चार्ज करते हो तो मैंने क्या किया, जो अलग अलग बांट दिया उसको भी, जो Q1 डैश और Q2 डैश आएंगे वो Q1 डैश अलग आएगा, Q2 डैश अलग आएगा, क्योंकि जब कंबाइंड करते हो तो अलग अलग मतलब वैल्यू सेम हो जाती है और डिस्चार्ज कम हो जाता है। हाँ, इफेक्टिव डिस्चार्ज बोल सकते हो। वो Q1 डैश Q2 डैश बोल दिया, उसकी डायरेक्ट वैल्यू सोल्व कर दी, ये वाले फॉर्मूला। अब ये वैल्यू, अब उसके बाद मैंने आपको कहा जो इंडिविजुअल डिस्चार्ज है वो तो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो Q1 डैश लेस है Q1 से, Q2 डैश है Q2 डैश लेस है Q2 से, बात खत्म। अब मैंने कहा बट टोटल डिस्चार्ज जो नए वाला आया है Q2 डैश, वो क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा किससे, Q1 प्लस में Q2। ये सारी कहानी क्या कर दिया, उल्टा कर दिया क्या, ठीक है, इंडिविजुअल की ज्यादा होती है। अब ठीक है, सही तो था यार वो, ठीक है, इंडिविजुअली तो कम हो गया, ठीक है। अरे मेरे को लगा Q1 डैश आगे लिखा हुआ मैंने, ठीक है। चलो, अब कहता 3 वेल होते तो, अब 3 भी तो हो सकते हो। अब 3 होते तो वो जो वेल लगते हैं, जैसे तो जो वो वेल लगते हैं वो ट्रायंगुलर मान के चलते हैं, भाई ट्रायंगुलर लगाए होंगे, भाई ऐसे एक तरीका होता है, भाई इसी शेप में लगाते हैं। बेस्ट जो शेप होती है यही होती है, सो बेस्ट शेप बोल दिया, ये लगे हुए हैं 3। अब इसको सेक्शन में दिखा नहीं सकता मैं, सेक्शन में कैसे दिखाऊंगा, तो दिक्कत आएगी। तो जिस फॉर्म में समझ आ जाए वो दिखाते हैं। तो प्लान दिखा दिया इसका, सो प्लान दिखा दिया तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, सो तो कलर चेंज करना था, सो इसको कनेक्ट कर दो, ये 3 वेल कनेक्टेड है, ये 3 वेल कनेक्टेड है, ठीक है। अब 3 वेल कनेक्ट कर दिए। अब मैंने आपको ये कहा जब ट्रायंगुलर शेप में होंगे और 3 वेल जब कनेक्टेड होंगे तो अब डिस्चार्ज, जो नया डिस्चार्ज आएगा उसको बोल दिया मैंने Q1 ट्रिप डबल डैश इक्वल टू Q2 डबल डैश इक्वल टू Q3 डबल डैश से ले लिया। इसकी जो वैल्यू होगी
इसकी वैल्यू होगी मेरी 2 पाई के डी इंटू एच माइनस में एच नोट डिवाइड बाय में 2.303 log ऑफ, वहां पे क्या लिखा था ऊपर आर स्क्वायर लिखा था क्या, नीचे आ जाएगा आर क्यूब डिवाइड बाय में आर डब्ल्यू का स्क्वायर इंटू में बी, ये वैल्यू आ जाएगी। ये और उल्टा ये आर बी स्क्वायर कर लेना इसको, ये आर डब्ल्यू स्क्वायर हटा देना, ये स्क्वायर हटा देना, ये कर लेना। चलो ये फॉर्मूला आ जाएगा। हाँ ये दूसरा केस है ना इसका, दूसरे का ही दूसरा केस हो गया, दूसरे का दूसरा। अच्छा अब यहाँ से क्या समझ आया, जो इंडिविजुअल वैल्यू है वो तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इंडिविजुअल वैल्यू कम हो जाएगी तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, Q1 डबल डैश इक्वल टू Q2 डबल डैश इक्वल टू Q3 डबल डैश, दीज आर द इंडिविजुअल। ये कम किससे हो जाएंगे, ये कम किससे हो जाएंगे, इज Q1 डबल डैश इक्वल टू Q2 डबल डैश, अरे सॉरी वन यार, सिंगल डैश लिखना था, सिंगल डैश, सिंगल डैश, ये सिंगल डैश आ जाएंगे, ये कम हो जाएंगे किससे, सिंगल डैश से। सिंगल किसके थे, सिंगल डैश किससे थे, तो ये वैल्यू उससे भी कम आ जाएगी, मतलब डिस्चार्ज और कम हो गया तो ये वैल्यूज आ जाएगी। अच्छा और ये वैल्यू और किससे कम हो जाएंगी, अगर मैं सीरीज में लिख दूं तो इसको और लेस लिख सकता हूं, सो Q1 इक्वल टू Q2, ऐसे कर लो, ये तीनों बन जाएंगे। बट टोटल डिस्चार्ज क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो क्या बोलूं, QT डबल डैश इज ग्रेटर देन QT सिंगल डैश इज ग्रेटर देन QT, बस टोटल डिस्चार्ज क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये ऐसे ही एक ऑब्जेक्टिव बना के दे देगा, आपको ध्यान रखना है, समझ गए बात। हाँ ट्रायंगुलर नहीं बोलेगा, आपको बोलेगा 3 वैल्यू लगा दिए, ट्रायंगुलर तो आपने देखना है, ट्रायंगुलर नहीं होगा, आता ही नहीं, बेस्ट शेप यही होती है। तो एंगल होता है 60 डिग्री, ध्यान रखना, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस b, ये लो, और ये एंगल 60 डिग्री 60 पे लगाए जाते हैं, ठीक है क्या, 60 पे ही लगाए जाते हैं। अब आप ये थोड़ी है, वो आपने ट्यूबवेल लगवा दिया, पड़ोसी को भैया मत लगा, डिस्चार्ज कम हो जाएगा हमारा, तो कह नहीं सकते, क्या होगा फिर पता ही है। ये होता है कम ऐसा, वो लगाना पड़ता है ऐसे। भी बोल लो, जो बेस्ट एक्सिस होता है 3, वो तो दिख ही रहा है सर, हाँ मीडियम तो एक ही है, मीडियम हाँ, एक इधर लगेगा तो एक ही एरिया का डिस्टेंस, बस बेस्ट है तो ये बेस्ट ही लगाना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक देख लिया सबने, अरे कलर चेंज करो एक तो, नेक्स्ट टॉपिक डालो, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ ट्यूबवेल। करें, स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या होती है, अब ट्यूबवेल के केस में करना है, कुछ चेंजेस आ जाएंगे। तो स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या बताई थी, सी याद है, सी स्टार्टिंग में बताया था, फॉर्मूला क्या आया था उसका, Q डिवाइड बाय में AS नोट, याद है, याद सबसे पहले ही बताया था, Q डिवाइड बाय AS नोट। मैंने आपको कहा था अभी अंडर यूनिट और डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रॉ डाउन होता है, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक कैपेसिटी। तो मुकुल ने तो दोबारा से ट्यूबवेल के लिए केस बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें कुछ वैल्यू चेंज हो जाती हैं। यहाँ क्या होता है, जैसे आपने क्या किया, कोई पंप लगाया, ट्यूबवेल लगी हुई है, ट्यूबवेल लगी है तो क्या होगा, पानी पंप करोगे, पानी पंप किया और एक जैसे पहला ब्रेक डाउन, क्या बोलते हैं इसको, ड्रॉ डाउन, पहला ड्रॉ डाउन हुआ 1 मीटर, पहला ड्रॉ जैसे 150 था, 150 से 149 हुआ, उसमें जो डिस्चार्ज निकलेगा वो स्पेसिफिक कैपेसिटी की इक्वल होगा। बात समझे, स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या होती है, आपको डिस्चार्ज पर यूनिट
डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रॉ डाउन होती है। ड्रॉ डाउन बट कंडीशन लगा दी, ड्रॉ डाउन पहला ड्रॉ डाउन होना चाहिए जिसका जो क्या बोलते हैं उसको, जिसकी जो मैग्नीट्यूड है वो वन यूनिट होना चाहिए। बात समझ गए, मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होना चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा एक जो वाटर टेबल है आपकी 150 पे है, 150 से 149 हो गया। अब जो डिस्चार्ज निकलेगा, अब जो डिस्चार्ज निकला होगा उसको स्पेसिफिक कैपेसिटी कहते हैं। बात समझ गए, तो उसको स्पेसिफिक कैपेसिटी कहते हैं। बट पहले होना चाहिए और 1 यूनिट होना चाहिए। अब ऐसे 150 से 149 हो गया, 149 से 148 हो गया, तो जब 149 से 148 हो तब भी तो डिस्चार्ज निकलेगा, तब वो स्पेसिफिक कैपेसिटी नहीं होगी। जैसे ही पहला ड्रॉ डाउन और वो 1 यूनिट होना चाहिए, उसको क्या बोल देंगे, स्पेसिफिक कैपेसिटी। चलो ट्यूबवेल का केस लिखो, पहला लिखो इसमें, इन ट्यूबवेल specific capacity is defined as, इसको काट दो, specific capacity is defined as the ratio of discharge per unit ड्रॉ डाउन। यार रेशियो लिख दिया तो फिर यूनिट कैसे लिख लें, तो ऐसा लिखो इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डिस्चार्ज लिख लो, इज द रेट ऑफ डिस्चार्ज, रेशियो रहने तो रेट लिख लो उसको, इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रॉ डाउन, पर यूनिट ड्रॉ डाउन। रेट ऑफ डिस्चार्ज होगा ना, डिस्चार्ज का रेट क्या हो, डिस्चार्ज का रेट, जिस रेट से पानी निकला उस रेट को, वो रेट जब 1 मीटर 1 यूनिट ड्रॉ डाउन होगा उसको बोल दिया। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज कंप्यूटेड, सेकेंड पॉइंट, इट इज कंप्यूटेड फॉर इनिशियल फर्स्ट मीटर, फॉर इनिशियल पर यूनिट, पर यूनिट, पर यूनिट, हाँ तो पर यूनिट के लिए मान लिया मैंने, पहली यूनिट के लिए, तो ये तभी तो इसके मेंशन कर रहा हूँ नोट डाल के, इनिशियल। तो इट इज कंप्यूटेड फॉर इनिशियल, क्या बोला था मैंने, इनिशियल फर्स्ट मीटर, इनिशियल फर्स्ट मीटर। तो यूनिट का मतलब क्या है यहाँ पे, यूनिट का मतलब क्या है, या 1 थोड़ी यूनिट का मतलब, आप क्या सोचो यूनिट का मतलब 1 होता है, यूनिट का मतलब 1 नहीं है, यूनिट तो हमने डिफाइन की हुई है ना, पर यूनिट है, यूनिट मतलब कुछ भी हो सकती है, वो क्या पता 150 से 140 हो जाता, तो 1 यूनिट 10 के बराबर हो जाता, पहली यूनिट के लिए। तो इट इज कंप्यूटेड फॉर, बट इस केस के अंदर पहली यूनिट 1 है, इस केस के अंदर 1 है, वो 1 यूनिट कुछ भी हो सकती थी, समझ गए। इट इज कंप्यूटेड फॉर इनिशियल फर्स्ट मीटर फॉल ऑफ हाइट, fall of height in well and not same for unit drawdown, and not same for all unit drawdown। हो गया, एग्जाम्पल लिख लो, इसका भी एग्जाम्पल बना देते हैं, समझ आ गया ना, एग्जाम्पल देख लो, समझ ज़्यादा आ जाएगा। बनाओ एक और डायग्राम, अभी समझ आ जाएगा, 1 मिनट तो दो। पहले वाटर टेबल थी ये वाली, अब होगी ये वाली, ऐसे कम होती जा रही है, ड्रॉ डाउन दिखा रखे हैं। पहले थी 150 पे, 149 हुई, और 149 हुई तो डिस्चार्ज निकला, उसको बोल दिया स्पेसिफिक कैपेसिटी, खत्म। अब स्पेसिफिक कैपेसिटी ट्यूबवेल की बताइए,
मैंने कहा ये जो अपनी वैल्यू मान ली एक मैंने 150 मीटर पे है, ड्रॉ डाउन हुआ कितने 149 पे आ गया। अब जो निकली वो स्पेसिफिक कैपेसिटी होगी। अब 149 से 148 भी होगी, या अब 149 से 148 हुई। अब जो डिस्चार्ज निकलेगा वो क्या निकलेगा, Q2 निकलेगा। इट इज नॉट इक्वल टू QC। ठीक है, बात समझ गए। और करो कि दिखाऊं, तो एग्जांपल है। मैंने कहा पहली जो अपनी पहला जो ड्रॉ डाउन है, वो 1 मीटर का होना चाहिए। पहला ड्रॉ डाउन 1 मीटर का हुआ, उसमें जो डिस्चार्ज निकला उसको बोलते हैं स्पेसिफिक कैपेसिटी। बात खत्म। अगर दूसरा अब दोबारा से पंप करोगे फिर पानी निकलेगा, उसको नहीं बोलेंगे, जो डिस्चार्ज होगा उसको नहीं बोलेंगे स्पेसिफिक कैपेसिटी। बात खत्म। तो ये रेट बता रखा है। ठीक है, तो उसको कुछ क्या बोलेंगे, वो डिस्चार्ज बोलेंगे उसको स्पेसिफिक कैपेसिटी बोलेंगे। इसका नाम है, चलो नेक्स्ट। हाँ, वाटर टेबल। ड्रॉ डाउन मतलब S0, S1, S2, S3, S4, दिस इज ड्रॉ डाउन। वो मीटर में दिखा रखे हैं। ड्रॉ डाउन मतलब हेड, जितना हेड में लॉस हुआ। ड्रॉ डाउन मतलब हेड लॉस बता रखे हैं। हेड लॉस समझ जाओगे, ये हेड लॉस ही है और कुछ नहीं। मतलब पहला हेड लॉस 1 मीटर होना चाहिए। उसके बाद दूसरी यूनिट में जब ड्रॉ डाउन हुआ तो उसका उसमें जो प्रेशर है वो तो कम होगा ना, रेट कम होगा प्रेशर इसमें। मतलब मीडियम का वैसे तो नेग्लिजिबल है, लेकिन वो कहीं ना कहीं तो कंसिडरेशन नहीं लेंगे उसको, कोई कहीं प्रेशर को लेंगे नहीं। मैंने तो एक जनरल बात बोली है भाई, आपने पंप किया पानी को, जैसे ही 1 यूनिट पंप हुआ और पहला होना चाहिए, उसको स्पेसिफिक कैपेसिटी बोल दिया। बस डिस्चार्ज ही है ये डिस्चार्ज के लिए उसको स्पेसिफिक कैपेसिटी बोल दी। अब यार ऐसे भी तो हो सकता है एक। अब ये कहानी कहाँ अटकती है सारी, दिक्कतें क्या है, हमें कांस्टेंट डिस्चार्ज चाहिए होता है। वो कांस्टेंट डिस्चार्ज क्या है, वो 1 मीटर है। आई सुनो, हमने मेंटेन कर दिया अभी 1 मीटर ही होगा। अब 1 मीटर होने लगे, अब कहानी शुरू होगी। तो ये सारी की सारी कहानी कहाँ अटकी है, 1 मीटर मतलब कांस्टेंट डिस्चार्ज के लिए। समझ रहे हो बात। तो इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम थ्योरी। अगर ये 1 मीटर ना होके 10 मीटर हो रही है, 12 मीटर हो रही है, उसको नॉन इक्विलिब्रियम थ्योरी कहते हैं। वो आगे की तरफ आएगी। अभी सारी की सारी जो कहानी पढ़ रहे हैं ना हम, वो एक डिपेंडेंट है। हम भाई हमें कांस्टेंट डिस्चार्ज करना है। कांस्टेंट डिस्चार्ज करने के बाद ये सारी थ्योरी लगती है। तो ये तभी तो 1-1 मीटर दिखाया, यहाँ पे मैं 10 मीटर नहीं दिखा सकता था। तो 1 मीटर जब होने लगा, वो पहला जो डिस्चार्ज है और उसको स्पेसिफिक कैपेसिटी बोल रहा था। तो अभी सवाल आएगा, अभी आ रहा है। लिखो क्वेश्चन। अरे वो तरीका है भाई, ये तो सिखाने का तरीका है। 1 यूनिट घटाना है, जैसे मर्जी घटा दो। हाँ, वो ऊपर से कर लो। मतलब गलती कर दी मैंने लगा के। वो मैंने कहा भैया 1 यूनिट घटानी है, वो जैसे मर्जी कर लो। हो गया न्यूमेरिकल निकालो। अब कुछ टॉपिक और रह गया। चलो नेक्स्ट टॉपिक लिखो। अब नोट डालो, कुछ रिलेशनशिप बताने हैं। नोट डाल के कुछ रिलेशनशिप लिखो। पहला रिलेशनशिप, अब सबसे पहले तो ये बताओ, डिस्चार्ज की वैल्यू बताओ। डिस्चार्ज फॉर कौन सी थ्योरी थी पहले, अनकॉन्फाइंड एंड कॉन्फाइंड। कितना होगा डिस्चार्ज बताना अनकॉन्फाइंड के लिए, डुपिट से
अब कहीं मैंने बात नहीं की ऑब्जर्वेशन वेल की, तो जहाँ भी ऑब्जर्वेशन वेल की बात ना करूँ वहाँ पे आपने डुपिटी लगानी है, कुछ सोचना ही नहीं है। आपको अगर बोल दे भैया इसके रेफरेंस में 2 ऑब्जर्वेशन वेल लगाए तब ये वैल्यू आई, तो आर का मतलब सिग्निफिकेंस है नहीं, तो बोल देता वो। तो यहाँ पे बताओ अनकन्फाइंड के लिए डुपिट थ्योरी बताओ क्या होती है। डुपिट थ्योरी फॉर अनकन्फाइंड वैल्यू बोलो। डिस्चार्ज इक्वल टू पाई के डी कहाँ से आ गया इसमें, वो तो पाई के इंटू में एच स्क्वायर माइनस में एच नोट का स्क्वायर डिवाइड बाय में 2.303 लॉग आर डिवाइड बाय में आर डब्ल्यू, ये बताया था। नेक्स्ट कॉन्फाइंड के लिए बताओ। कॉन्फाइंड के लिए डिस्चार्ज की वैल्यू 2 पाई के डी, यहाँ पे बनेगा एच आ जाएगा यहाँ पे एच माइनस में एच नोट, अरे यार एच माइनस में एच नोट डिवाइड बाय में 2.303 लॉग ऑफ आर डिवाइड बाय में आर डब्ल्यू, अलग अलग रिलेशनशिप है। ठीक है, तो अब देखो, अब अल्टीमेटली यहाँ से क्या पता लग रहा है, पाई कांस्टेंट, के कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, रेडियस ऑफ वेल कांस्टेंट, मतलब जो भी लिया आपने वेल, तो ये अल्टीमेटली किस पे डिपेंडेंट है, इस पे, तो ये हेड पे डिपेंडेंट है। हेड मतलब यहाँ पे हेड लॉस है, तो मतलब अल्टीमेटली वो ड्रॉ डाउन ही है, समझ रहे हो, वो ड्रॉ डाउन ही है। ड्रॉ डाउन मतलब S0, S1, S2 इसी पे डिपेंडेंट है। तो जितना जिसका ज़्यादा ड्रॉ डाउन, तो इसका मतलब इन रिलेशनशिप से मुझे क्या पता लगा, फ्रॉम रिलेशनशिप, सो क्यू किसके प्रोपोर्शनल है, S0 के, मतलब S लगा लो, ड्रॉ डाउन लगा लो। सो डिस्चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू ड्रॉ डाउन। अब ड्रॉ डाउन यहाँ पे क्या है, ड्रॉ डाउन अल्टीमेटली और कुछ नहीं है, ड्रॉ डाउन क्या है, वो हेड लॉस ही है। ड्रॉ डाउन इज इक्वल टू हेड लॉस, ये हेड लॉस ही है। सो प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए क्या करूंगा, C इंटू में S नोट कर दूंगा। ठीक है, अब इससे क्या पता लगा, अच्छा अब ये वैल्यू आ गई अपनी। अब मैंने क्या किया, इसका मतलब मैं एक बात और लिख सकता हूं यहाँ पे, ये देखो क्यू, अब मुझे निकाली S नोट की वैल्यू। S नोट की वैल्यू क्या होगी, S नोट की वैल्यू क्यू डिवाइड बाय में 1/c इज इक्वल टू S नोट। ठीक है, अच्छा 1/c क्या है, मतलब कांस्टेंट है, एक बड़े कांस्टेंट भी कर दोगे तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो एक रिलेशनशिप और आ गई। सो क्यू 1 नहीं है, क्यू इंटू 1 है। ठीक है, सो 1/c को लिख दिया मैंने C1, 1/c को लिख दिया मैंने C1 लिख दिया। सो यहाँ से क्या मैं एक और टर्म बोल सकता हूँ, जो ड्रॉ डाउन है वो भी क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा किसके, डिस्चार्ज के। ठीक है, सो ड्रॉ डाउन भी किसके प्रोपोर्शनल आ गया, डिस्चार्ज के। तो मेरी वैल्यू क्या बन गई यहाँ से, सो S नोट इक्वल टू C1 इंटू में क्या हो, ये बन जाएगी वैल्यू। ये लिख लो ये पहले। क्या हो गया, जैसे वेल में एरिया आ रहा था, हाँ एरिया कोई रोल ही नहीं, खत्म ही हो गया ना इसमें। देखो अब नेक्स्ट देखो, अभी आएंगे सारे लॉस लूंगा, देखते जाओ। अब ये लॉस ले लिया, किसकी वजह से होगा, ये लॉस किसकी वजह से आया, मीडियम की वजह से, ये मीडियम की वजह से हो गया। सो दो टाइप के लॉस होते हैं ट्यूबवेल के अंदर, एक तो मीडियम की वजह से जिसको बोलते हैं लॉस ड्यू टू एक्वीफर, लॉस ड्यू टू एक्वीफर मतलब मीडियम की वजह से। ठीक है, मीडियम की वजह से। ठीक है, अच्छा दूसरा लॉस, अब कहता है पानी जब फ्लो के पाइप में आएगा तो एक लॉस और होगा, फ्रिक्शन लॉस। FM में पढ़ा होगा, FM 2 में पहला चैप्टर, सेकंड चैप्टर लॉसेस हैं,
लॉसेज ड्यू टू फ्रिक्शन, उसमें डार्सी-विज़बैक इक्वेशन, डार्सी-विज़बैक इक्वेशन क्या आती है, FLV² डिवाइड बाय 2G इंटू में डी, ये तो सब नहीं पढ़ा होगा, मतलब जिसने तुमने पढ़ा ही होगा तो सबने। तो दूसरा लॉस एक और आता है, वो होता है फ्रिक्शन लॉस। फ्रिक्शन लॉस जब पाइप एंटर करेगा, सॉरी वाटर एंटर करेगा किसमें, पाइप में, तब वो वहाँ पे लॉस जो आएगा वो क्या होगा, HF। किसका क्या बोलते हैं, HF इक्वल टू FLV का स्क्वायर डिवाइड बाय में 2G इंटू में डी, याद है सारा। F कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, L लेंथ ऑफ द पाइप, V वेलोसिटी, 2 इंटू G इंटू डी, ये तो पढ़ रखा होगा तुमने लॉसेज या लॉकडाउन में चलेगी डिग्री। चलो कोई बात नहीं पढ़ा तो दूसरी लॉस, तो HF FL V क्या किसके इक्वल होता है, डिस्चार्ज का स्क्वायर डिवाइड बाय में 2GD इंटू में A का स्क्वायर आ गया, ठीक है। एरिया ऑफ वेल, सारी कहानी दे रखी। अब यहां से क्या पता लगा आपको, ये जो लॉस है, ये दूसरा जो लॉस है वो प्रोपोर्शनल किसके है, क्या स्क्वायर के, क्या स्क्वायर के। आगे समझ में, ये ऑब्जेक्टिव आया हुआ है तो भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो HF प्रोपोर्शनल किसके आ गया, क्या स्क्वायर के। ये जो लॉस था वो कौन सा है, पाइप में जब पानी एंटर करा। सो HF प्रोपोर्शनली सिंबल हटा दूं तो किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज C2 इंटू में क्यू का स्क्वायर, C2 इंटू में क्यू का स्क्वायर। तो अब इसको क्या बोल दूं, HF को क्या बोल सकता हूं, ड्रॉ डाउन बोल दूं वाटर के कारण ना, लॉस ड्यू टू वाटर, ये लॉस ड्यू टू वाटर, इसको बोलते हैं वेल लॉस, दिस इज कॉल्ड द वेल लॉस। ये वेल के अंदर लॉस होगा, ठीक है, वेल लॉस हो गया। तो अब टोटल लॉस किस किसके इक्वल आ गया, ये वेल लॉस बोल दिया, तो टोटल लॉस आ गया मेरा, दिस इज टोटल लॉस। टोटल लॉस इक्वल टू ST इज इक्वल टू C1Q प्लस C2Q का स्क्वायर, ये सारी वैल्यू आ गई, ठीक है। दो वैल्यू पीछे वाले लिखना है क्या, लिखो आराम से लिखो। सुनील कहीं फंसे हो, दो रिपीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ पे, एक बार दोबारा बता दो, हैं? बहुत उम्मीद है आपसे। चलो नेक्स्ट। जो दो टाइप के लॉस होते हैं, एक लॉस तो होता है मेरा मीडियम के कारण, जिसको बोल दिया C1Q। दूसरा मीडियम क्या होता है, दूसरा जो लॉस होता है वो वाटर वेल के कारण, जो वेल में लॉस होते हैं, फ्रिक्शन लॉसेस जो वेल के अंदर लॉस होते हैं, वो होता है C1Q स्क्वायर। तो इसमें प्रोपोर्शनलिटी पूछ लेता है कि कितने किसके प्रोपोर्शनल है, दोनों में से कोई भी पूछ सकता है। टोटल लॉस किसके इक्वल आ गया, C1Q प्लस में C2Q का स्क्वायर। अच्छा अब स्पेसिफिक कैपेसिटी बताओ, स्पेसिफिक कैपेसिटी किसके इक्वल, स्पेसिफिक कैपेसिटी किसके इक्वल होती है, डिस्चार्ज टू दी, क्या होती है, डिस्चार्ज टू दी ड्रॉ डाउन, एक यूनिट ड्रॉ डाउन, उसके अंदर जो लॉसेज होंगे वो कंसीडर करेंगे। तो लॉसेज किसके इक्वल आ देगा, Q डिवाइड बाय में C1Q प्लस में C2Q का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू किस क्या आ जाएगी, यहाँ से Q कटेगा, क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, 1 डिवाइड बाय में C1 प्लस में C2 इंटू में Q, ये वैल्यू आ जाएगी। तो स्पेसिफिक कैपेसिटी की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब जो स्पेसिफिक कैपेसिटी आ गई है, इसका मतलब यहां से क्या पता लग रहा है आपको, स्पेसिफिक कैपेसिटी किसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है,
ये 1/k हो गया, ये सवाल आया हुआ है, ये ऑब्जेक्टिव आया हुआ है। लिख लो इसको। कहाँ है वो? तो चला गया ना, कट गया ना, वो ऊपर डिस्चार्ज था ना, वो डिस्चार्ज की फॉर्म कट गया। हो गया सारा। चलो नेक्स्ट, अब इसको दोबारा बता देता हूँ थोड़ा सा क्या हो गया। नेक्स्ट, अब इसी को शो कर देते हैं, कैसे शो होता है ये। एक और बना लो। कौन आया? भैया ये कौन सा लॉस है? अच्छा, मैं दो, इस लॉस को दो टाइप में बांट रहा हूँ। दिस इज लॉस, दिस इज लॉस। इसके अंदर मैंने लॉस, जो आपके लॉसेज हैं, मतलब जो क्या बोलते हैं इसको, ड्रॉ डाउन, जो ड्रॉ डाउन हुआ है आपका टोटल लॉसेज की वजह से हुआ है, टोटल जो लॉसेज आ रहे हैं। पहला ड्रॉ डाउन किसके, कौन सा था पहला ड्रॉ डाउन किसके बोला था मैंने? अरे ये तो बोला वेल लॉस। पहला वाला किसको बोला था? C1 क्या इक्वल था जो, तो एक्वीफर की वजह से, तो इसको क्या बोलते हैं? SA, इसको SW। तो टोटल जो लॉस आया SA फिर SW, तो ये बता रखा है एक यूनिट जो ड्रॉ डाउन है आपका, इसके अंदर दो टाइप के लॉस होते हैं, एक एक्वीफर के कारण, एक वेल लॉस के कारण। उसके कारण ये यूनिट, पूरा यूनिट ड्रॉ डाउन है ये, ठीक है। ये दो ड्रॉ डाउन किसकी वजह से बने? C1Q प्लस में C2Q का स्क्वायर से। तो ये वैल्यूज बता दी आपको, टोटल ड्रॉ डाउन दिखा रखा है इसका, समझ गए? चलो ये टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है, एक नोट और लिख लो, एक ऑब्जेक्टिव बनता है उससे भी, वो भी लिख लो। हो गया इतना? इसी में बता दूं क्या? इसी में बता दूं, डायग्राम दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा। देखो दूसरा आप अलग से बना लेना। ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट क्या कहता है? कहता है जो डुपिट है, डुपिट ने अजम्पशन मानी थी जो फ्लो है आपका वो रेडियल है, तो उसकी जो वैल्यू आती थी वो मोर देन एक्चुअल आती थी। अरे लैमिनार, रेडियल, हॉरिजॉन्टल सारी मानी थी। अब डुपिट ने कहा भी रेडियल फ्लो है, उसके कारण हर तरफ से पानी जो आ रहा होता है रेडियली, तो उसके कारण जो कर्व आ रही थी वो एक्चुअल से ज़्यादा आती थी। तो एक्चुअल से नीचे, मतलब ड्रॉ डाउन जो है वो एक्चुअल से ज़्यादा शो करता था। अगर मैं इसको बोल दूं डुपिट कर्व या थीम्स कर्व तो सेम होती हैं, या थीम्स कर्व, तो जब एक्चुअल कर्व जो होती है वो कहाँ होती है? वो ये एक्चुअल होती है। तो डुपिट जो है इससे नीचे होती है और एक्चुअली वो ऊपर होती है। तो मैंने इसमें शो कर दिया, दो कर्व ले ली, इसमें ये हटा देना, इसमें ऐड कर लेना। आप कह देना भी जो डुपिट कर्व है वो क्या होती है, क्योंकि अजम्पशन उसने मानी हुई थी हॉरिजॉन्टल रेडियल के कारण, तो वो जो वैल्यूज आती हैं वो ड्रॉ डाउन की वैल्यू ज़्यादा देता है।
बट एक्चुअल में वो वैल्यू क्या होती है, कम होती है, तो उसको एक्चुअली बोलते हैं। तो आपको एक जनरल बात याद रखनी है, जो डुपिट कर्व है वो मोर देन एक्चुअल होती है या लेस देन एक्चुअल होती है, तो ये सवाल पूछ लेगा, तो वो मोर देन एक्चुअल होती है बात। ठीक है, लिख लो इसके नीचे एक लाइन लिखो, ड्यू टू द assumption of Dupit theory, due to the assumption of Dupit theory, flow is radial and horizontal. Flow is radial and horizontal. Flow is radial and horizontal. Dupit curve is found. Dupit curve is found. Found the value more than actual. चलो ये लिख लो, इसको बंद कर दो यार। नेक्स्ट, अब अपने को बताना है सेम फॉर्मूला। अच्छा, अभी जो कहानी पढ़ रहे थे हम, इसकी पढ़ी थी इंटरफेरेंस ऑफ टू वेल्स, वो किस केस में थी, कन्फाइंड के केस में बताई थी आपको, वैल्यू कन्फाइंड वाली यूज की थी सारी। अरे अभी तो यही है, कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा यार, ये रहा, ये देखो कौन सी वैल्यू है, ये सारी कन्फाइंड के लिए यूज की थी। अगर मैं ये कह दूं ये सारी वैल्यू अनकन्फाइंड के लिए है, तब क्या होगा, बस वही फॉर्मूला नीचे वाला यही रहेगा, बात समझ गए। अगर मैं यही वैल्यू कह दूं अनकन्फाइंड के लिए भूल लेते, ये तो कन्फाइंड के लिए बताई है, कन्फाइंड के लिए वैल्यू मेरे को पता ही है 2π/kd ये थी। अगर मैं इसको कह दूं अनकन्फाइंड के लिए, वैल्यू सेम रहेगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा π/k इंटू में h का स्क्वायर माइनस में h0 का स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा, ये सेम वैल्यू आ जाएगी। तो लिख लो यार ये भी। नेक्स्ट, इंटरफेरेंस ऑफ टू वेल्स, इन अनकन्फाइंड एक्विफर। अनकन्फाइंड एक्विफर के लिए इंटरफेरेंस, इस केस में वैल्यू for two identical wells, Q1 डैश इक्वल टू Q2 डैश इक्वल टू क्या वैल्यू होगी, प्रोसीजर सेम लगेगा, सारा कुछ सेम लगेंगी, वैल्यू क्या हो जाएगी π/k इंटू में h का स्क्वायर माइनस में h0 का स्क्वायर, आगे 2.303 log r डिवाइड बाय में, नहीं, अब वो वैल्यू चेंज होगी ना, r डिवाइड बाय rw इंटू में b ऊपर स्क्वायर, ये था सेम वाला। दूसरा केस में for three आइडेंटिकल वेल्स, अब इन सब के थोड़ी प्रूफ बताएंगे, वो तो इतना तो समझना ही पड़ेगा। Q2 डैश Q1 डबल डैश इक्वल टू Q2 डबल डैश, क्या वैल्यू हो जाएगी π/k h का स्क्वायर माइनस में h0 का स्क्वायर डिवाइड बाय में 2.303 log r का स्क्वायर, सॉरी r का क्यूब rw इंटू में b का स्क्वायर। अब तो याद हो गए होंगे सारे फॉर्मूले। चलो टाइम कितना हो गया घंटा, रोक दो।